Hello everyone, my name is Dr. Parth. Today I will present capnography. इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, कैप्नोग्राफिक वेवफॉर्म, इंटरप्रिटेशन, कैप्नोग्राफी का यूज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन, ड्यूरिंग सीपीआर। तो कैप्नोग्राफी क्या है? तो कैप्नोग्राफी इज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ एक्सहल CO2। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सहल CO2 इज कैप्नोग्राफी। हम कहाँ का यूज कर सकते हैं? ड्यूरिंग इंट्यूबेशन रेस्पिरेटरी ट्यूब देखने के लिए कि इसोफेगस में खुल गई है, ट्रेकिया में है नहीं, वो कंफर्म करने के लिए को ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ट्रेकियल इंट्यूबेशन किया है तो देखना है कि प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है। ठीक है। तीसरा ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर में हम क्वालिटी ऑफ सीपीआर दे रहे हैं या नहीं वो देखना है। फिर और प्रोसीजर सिलेक्शन में हम वेंटिलेशन असेसमेंट के लिए यूज करते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री क्या होता है? ये ऑक्सीजन मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है। तो डिफरेंस क्या है कैप्नोग्राफी वो CO2 के लिए नहीं होता। कैप्नोग्राफी है CO2 मेजर करती है एक्सेल, ठीक है। और पल्स ऑक्सीमेट्री हमको दिखाता है सैचुरेशन ऑक्सीजन का ब्लड में। तो अगर वेंटिलेशन में कोई गड़बड़ हुई तो अर्ली इंडिकेशन हमको कैप्नोग्राफी से मिलेगा। लेट इंडिकेट मतलब लेट पता चलेगा आपको पल्स ऑक्सीमेट्री में। तो करंट स्टेटस क्या है वेंटिलेशन का, वो जानने के लिए हमें कैप्नोग्राफी यूज करते हैं। ठीक है। तो कैप्नोग्राफिक वेवफॉर्म कैसे बनती है? तो इसमें 4 फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। तो फेज 1 है, ये है तुम्हारी बेसलाइन, 0 से स्टार्ट होती है। ये क्यों फॉर्म होती है? तो ड्यूरिंग अर्ली एक्सेलेरेशन, अर्ली फेज ऑफ एक्सेलेरेशन में क्या होता है कि जो डेड स्पेस होती है हमारी ट्रेकिया, इसोफेगस, ट्रेकिया, लैरिंक्स, नोज एंड माउथ, तो वहां पे जो एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इतना कंसंट्रेशन नहीं होता है। तो उसको मेजर करता है हमारा वो ट्रांसड्यूसर। तो उसका कंसंट्रेशन कम होता है तो उससे बेसलाइन बॉडी इसको डेड स्पेस वेंटिलेशन बोलते हैं। फेज 2 में क्या है? असेंडिंग फेज है। इन अर्ली एक्सेलेरेशन CO2 जो एल्वियोली में है वो बाहर आता है ट्रेकिया, लैरिंक्स में, और उसके एयर से मिक्स होता है। तो धीरे धीरे जो एल्वियोलर एयर है एक्सेलेरेशन वाली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन होता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे असेंडिंग फेज प्रोड्यूस होता है उसको। तीसरा फेज है एल्वियोलर प्लेटो। अब ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन एल्वियोलर का जो CO2 कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। उसे प्लेटो फेज फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलर प्लेटो या फिर फेज 3। और फेज 3 एल्वियोलर प्लेटो है, उसके एंड में जो पीक होता है उसको बोलते हैं ETCO2, जो हमको मॉनिटर में दिखाई देता है नंबर। एंड टाइटल CO2 क्या होता है? तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जो एंड फेज होता है एक्सपायरेशन का, उसमें CO2 कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। तो उसको एंड टाइटल CO2 बोलते हैं। 35 to 45 रेंज होती है। फेज 4 है डिसेंडिंग फेज। डिसेंडिंग फेज में क्या होता है? इनहेलेशन स्टार्ट होता है। इनहेलेशन स्टार्ट होता है तो ऑक्सीजन हमारी एयर अंदर जाती है लंग्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो जो हमारे ETCO का वो कैप्नोग्राफ है वो ग्रेजुअली डिसेंड होता है, इसको डिसेंडिंग फेज बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा नॉर्मल कैप्नोग्राफ ऐसे प्रोड्यूस होगा, 0 से स्टार्ट होगा, असेंड होगा, प्लेटो बनेगा, डिसेंड होगा। ठीक है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। अब हम देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में कैसे कैप्नोग्राफ इफेक्ट होता है। ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा, अगर ETCO का जो वैल्यू है वो 45 से ज्यादा है, मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है उसे। नंबर अगर 35 से कम है तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है या फिर रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कर रहा है पेशेंट। ठीक है। भरत, इसमें क्या दिक्कत है इस कैप्नोग्राफ में? नॉर्मल नॉर्मल कैप्नोग्राफी बताना चाहिए नॉर्मल से पहले।
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो असेंडिंग फेज बढ़ रहा है और असेंडिंग फेज और डिसेंडिंग फेज मोर देन 45 है, मतलब कि और ये 15 सेकंड की कैप्नोग्राफ है। 15 सेकंड में 2 ब्रीथ हुए, और लिखने रेस्पिरेटरी रेट 8 रेस्पिरेटरी हुआ, पेशेंट हाइपोवेंटिलेटर था। ठीक है, क्या क्या कॉज हो सकते हैं हाइपो, मतलब कि ETCO2 बढ़ने के, मोर देन 45 होने के। पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ठीक है, तो तुमने रेस्पिरेटरी रेट कम सेट किया हुआ है, जिसकी वजह से CO2 वॉश आउट नहीं होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट कम रखा है तो हाइपोवेंटिलेट होगा पेशेंट, तो रिटेन होगा ना, तो इसकी वजह से। फिर डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, तीसरा इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट या फिर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ETCO2 बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे ही अब इसमें क्या हो रहा है? लेस देन 35 है, इसमें ETCO2 तो पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा है। अगर मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है तो तुमने दिक्कत क्या की है? रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाया है या फिर टाइडल वॉल्यूम बढ़ा दिया है, या फिर बॉडी टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, या फिर ग्रेजुअल और रैपिड में क्या दिक्कत है? अगर तुरंत ही कम हो जाए तो हमारा ETCO2 तो या तो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है पेशेंट को, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही है? ETCO2 भी बढ़ रहा है और फेज 1 का भी बेसलाइन इंक्रीज हो गई है, 0 से 20 पर पहुंच गई है। इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर वेंटिलेटर पे रखा है पेशेंट, तो भी पेशेंट का जो बाहर का लिम्ब है, जो एक्सपायरेटरी लिम्ब वेंटिलेटर का, एक से हवा अंदर जाती है, दूसरे से बाहर जाती है, तो जो बाहर का जो लिम्ब है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर वो मालफंक्शन है उसका वाल्व, ठीक है, या फिर पेशेंट रीब्रीथ कर रहा है, या फिर इनएडिक्वेट इंस्पायरेटरी फ्लो है, पार्ट से रीब्रीथिंग कर रहा है, या फिर इनसफिशिएंट एक्सपायरेटरी टाइम है तुम्हारा। समझ में आ रहा है? ये क्या होगा? एरोप्लेनिक फेज हो गया ना, हाँ, तो ये किसमें क्या होता है? किस कंडीशन में होता है? जिसमें वो यहाँ पे कोलैप्स से मतलब किस ARDS OAD ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज कोई भी होगा तो तुम्हें इस टाइप की पैटर्न मिलेगी। फिर तुम उसे ट्रीट करोगे ब्रोंकोडायलेटर से, या फिर उसका जो कॉज है रिमूव करोगे, तो तुम्हारा जो ETCO2 ग्राफ है, कैप्नोग्राफ, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या है ना, साथ में ठीक है। तो किसमें COPD, अस्थमा या फॉरेन बॉडी, या फिर कोई जो वेंटिलेटर है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस कंडीशन में हम ये टाइप का आता है। ठीक, अब इसमें क्या दिक्कत है? कौन सी फेज में दिक्कत है? 3 में डीप आना है में, इसमें क्यूरा क्लियर बोलते हैं उसे। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होती है? अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है और उसको इनएडिक्वेट पैरालिटिक किया है या फिर मसल रिलैक्सेंट, तो वो मशीन के अगेंस्ट ब्रेक करेगा। तो इस कंडीशन में जब क्लैप्यू केस होगा तो आपको क्यूरेट क्लैप्यू मिलेगी। ये क्लैप्यू अगर तुम पैरालाइट मसल रिलैक्सेंट दोगे तो ये रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, या तो फिर पेशेंट को पेन इंक्रीज हो रहा है तो भी इस टाइप का होगा। ठीक है, अब इंट्यूबेशन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट इंट्यूबेट कर रहे हो और आफ्टर इंट्यूबेशन आपका कैप्नोग्राफ ऐसा दिख रहा है, तो गलत क्या होगा? ETCO2 कम हो गया। तुम्हारा कैप्नोग्राफ फॉर्म नहीं हो रहा तो वेंटिलेशन नहीं हो रहा। मुझे ये प्रक्रिया के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसोफेगस में तुम्हारे ठीक है, अगर गलत इंट्यूबेट कर दिया तुम्हारा ग्राफ नॉर्मल है तो इंट्यूबेशन के लिए प्रक्रिया ठीक है, सक्सेसफुल है। ट्रैकिंग में अंदर ये D2 है। ठीक है, कंडीशन ऑफ BT2। अब CPR करते वक्त अगर तुमने ट्रांसड्यूसर अटैच किया है कैप्नोग्राफ वाला, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्वालिटी CPR दे रहे हो या नहीं। ठीक है,
तो अगर तुम्हारा चैप्टोग्राफ दिखा रहा है कि तुम्हारा 80 CO2 10 to 20 के बीच में है ड्यूरिंग कंप्रेशन, तो इसका मतलब है तुम क्वालिटी CPR दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम कंप्रेस कर रहे हो हार्ट को, तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ब्लड ले जा रही है लंग तक, वहां वेंटिलेशन हो रहा है, CO2 वहां से रिलीज हो रहा है और कैप्टोग्राफ ट्रांसमिशन मेजर कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हारा 10 से कम है 80 CO2, तो उसका मतलब ये है कि तुम इनएडिक्वेट CPR कर रहे हो। ठीक है, तो CPR क्वालिटी सुधर रही है। अगर 10 से ज्यादा है मतलब कि adequate। और अगर अचानक से तुम्हारा 10 से ज्यादा चल रहा था, बढ़ गया 40-45 तक जा रहा है, उसका मतलब इनमें लॉस स्टेचिंग कर दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे स्टॉप करना है CPR फर्स्ट देख के। अब ये ग्राफ है स्टकिंग डेट का, ठीक है, कैलकुलेट करके स्ट्रेच ग्राफ बोलते हैं इसे। तो इसमें CPR चल रहा था 10 to 20 के बीच में 80 CO2 आ रहा था, फिर शॉकेबल रिदम आई, डिफिब्रिलेशन किया तो लॉस स्टेचिंग हो गया। तो ऐसे ग्राफ की अगर तुम CPR कर रहे हो तो ये कैप्टोग्राफ ऐसे मिल रहा है, मतलब क्या है इसका फॉर्म नहीं हो रहा है तुम्हारे किसी को, हाँ वेंटिलेशन ही नहीं हो रहा है, तो या तो ब्रीथिंग डिफिकल्ट करता है या तो 82 सॉरी वेंटिलेशन नहीं हो रहा है डिस्पाइट एडिक्वेट कंप्रेशन। दूसरा तुम्हारा 82 ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर 82 डिस्प्लेस हो सकता है। तो मतलब अगर एडिक्वेट कंप्रेशन दे रहे हो, ग्राफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, 82 तुम्हारी इन प्लेस डेट वेट में, तो तुम टर्मिनेट कर सकते हो। थैंक यू। Notice अल्फा do normal weight का जो मुझे बनाना, ठीक है। अब इसमें तुम्हारा फेज 2 और फेज 3 के बीच में एंगल है, फेज 2 और फेज फेज 3 हाँ B और C के बीच में वो अल्फा एंगल है, ठीक है। अल्फा एंगल डिनोट करता है तुम्हारा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। अगर अल्फा एंगल इज मोर देन 90 इट मींस वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैचेस है। एंड बीटा एंगल इज एंगल बिटवीन फेज 3 एंड फेज 0 B और E के बीच में, ठीक है। वो तुम्हारा ये एल्वेलर वेंटिलेशन के लिए होता है। अगर जो अल्फा एंगल है वो एग्जैक्टली तुम्हारा 80 फ्लू के लेवल से रिलेट करता है। अगर वो मोर देन 90 है तो मतलब तुम्हारा वेंटिलेशन वो हो रहा है इरेगुलर है और 80 फ्लू के लेवल है। और अगर तुम्हारा पेशेंट सपोज प्रेग्नेंट है एंड उसमें तुमने ये 80 फ्लू लगाया तो उससे कुछ सेम फॉर्म आएगा। प्रेग्नेंट पेशेंट में एक फेज 4 में मिलता है, जो कि जो तुम्हारा फेज 3 है, फेज 3 के बाद एक अपस्ट्रोक आता है, उसे फेज 4 बोलते हैं। जैसे पुराने जब देखा था तुमने डिप हुआ था ना, ये प्रेग्नेंट पेशेंट में अपस्ट्रोक होगा जस्ट कॉर्नर पे बिल्कुल, चलो ऑपोजिट है। हाँ अपोजिट मतलब बिल्कुल एंड ऑफ फेज 3 वो प्रेग्नेंट पेशेंट है, वो नॉर्मल होता है। अब कॉजेस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव हाँ मतलब AC ज्यादा बड़ा हुआ आ रहा है तो पेशेंट को कोई ऐसा पाथोलॉजी नहीं, फॉल्स पॉजिटिव वो सोडा अगर ये लगाने से पहले सोडा पीन हुआ है तो कार्बोनेट करते करते है तो उसकी वजह से हो सकता है। और फॉल्स नेगेटिव मतलब नॉर्मल है लेकिन फॉल्स नेगेटिव आ गया, लेकिन फॉल्स है वो, मतलब हाई है पर दिखा नहीं रहा। हाँ ये सपोज नॉर्मल है वो दिखाने के कम है तो वो किस केस में ट्रांसमिशन खराब हो सकता है।